हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी। हर थर्सडे को हम लोगों के फ्री मॉक्स होते थे। कल हम लोग का मॉक 9 था, जो कि फ्री मॉक्स का लास्ट मॉक था। अभी के बाद फुल मॉक्स स्टार्ट होंगे, जो कि पेड होगा। 13 से स्टार्ट हो रहा है हमारा पेड मॉक्स। 13, 15, 17, 19 एंड 21, ये 5 फुल मॉक सीरीज़ हमारी चलने वाली है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सॉल्यूशन, जो हम लोग लास्ट मॉक के ऊपर करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर अलॉन्ग विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड। सिंपल क्वेश्चन था कि एक कंप्यूटर अलॉन्ग विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम लोग कंबाइंडली क्या बुलाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड डैश मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट। तो चार्ल्स बेबेज साहब ने दो चीज़ें बनाई थी, एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन, दोनों ही बनाया था। और दोनों ही कैपेबल होता है इनपुट लेने के लिए भी, और प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग एंड गिविंग आउटपुट्स। इवन दोनों ही मैकेनिकल कंप्यूटर्स हैं। अगर हम बात करें दोनों के बीच में डिफरेंस की, तो दोनों के बीच में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि एनालिटिक इंजन जो है वो हर तरह के कैलकुलेशन के लिए कैपेबल था, और जो डिफरेंस इंजन है वो सिर्फ पॉलिनॉमियल फंक्शंस के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे वो पॉइंट तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे दो आंसर्स हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा एनालिटिक इंजन और दूसरा हो जाएगा आपका डिफरेंस इंजन। तो ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका? मल्टीपल आंसर्स करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, वीएलएसआई का फुल फॉर्म पूछा गया। व्हाट इज वीएलएसआई? वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत आसान है, इवन आपको यूएलएसआई के फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं जो फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। इवन डब्ल्यू का भी फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ये दोनों बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 TB, 1 TB का मतलब क्या हुआ? टेराबाइट। एक टेराबाइट किसके बराबर है? 1024 गीगाबाइट्स। इवन आपको इसकी हायरार्की पता होना चाहिए। टीबी, उससे कम आपका आता है जीबी, एंड देन मेगाबाइट, एंड देन किलोबाइट, एंड देन बाइट, एंड देन आपका बिट। तो ये हायरार्की आपको एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए। और सबके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 1024 का। इतना आपको पता होगा तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन ऐसा कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। एक पॉइंट और आपको इससे याद रखना चाहिए कि सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी बुलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हार्ड डिस्क, हाँ भैया सेकेंडरी मेमोरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी है। रैम हमारा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। रैम कैसा होता है? प्राइमरी मेमोरी, या तो फिर आप मेन मेमोरी भी बुला सकते हैं। तो इसके भी मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेटा बस, इसके बारे में पहले भी बात किए हैं हम पिछले मॉक्स में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के सिस्टम बसेस हैं। एक है आपका डेटा बस, एक है आपका कंट्रोल बस, और एक है आपका एड्रेस बस। डेटा बस कैसा होता है? डेटा बस बाई डायरेक्शनल इन नेचर होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, मतलब डेटा आ भी सकता है कंप्यूटर सिस्टम में, और कंप्यूटर सिस्टम से प्रोसेसर से जा भी सकता है। ठीक है। एड्रेस बस, जो आपकी सीपीयू होती है, प्रोसेसर होती है, वो एड्रेस भेजती है कि इस एड्रेस पे जाओ, वो उठा कर लाओ। तो आपका एड्रेस बस कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो डेटा बस बाई डायरेक्शनल, एंड आपका एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द डैश इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। ये भी आसान सा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि उस स्पीड को क्या बुलाते हैं जिस पे हमारा प्रोसेसर वर्क कर रहा है, या फिर एक किस स्पीड से काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या कीवर्ड देते हैं? तो वो है आपका क्लॉक स्पीड। आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेटा विच फॉलोज अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अब अगर आपका कोई डेटा पर्टिकुलर रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज्ड है, तो उस तरह के डेटा को क्या बुलाते हैं? स्ट्रक्चर डेटा। और अगर ना हो तो क्या बुलाएंगे? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वैसे सॉफ्टवेयर जिसका मदद आप लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में कोई मेंटेनेंस का काम करने के लिए या कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लाइक आपके हो गए एंटीवायरसेस हो गए, डिस्क फ्रैगमेंटर हो गए, इन सबको क्या बुलाते हैं आप? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बुलाते हैं, या तो सिस्टम यूटिलिटीज़ भी बुलाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिस्टम यूटिलिटीज़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? वैसी लैंग्वेज जो यूज़र के द्वारा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो सी प्लस प्लस, पाइथन, कोबोल, सारे के सारे क्या हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं, इसीलिए मल्टीपल आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। मतलब जब आपने एक प्रोग्राम कोड को लिख रखा है, अभी उसको आपने ट्रांसलेट नहीं करा है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? सोर्स कोड। और ट्रांसलेट होने के बाद जब वो मशीन अंडरस्टैंडेबल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? मशीन कोड, या इसको ऑब्जेक्ट कोड भी बुलाते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल। फ्रीली अवेलेबल का मतलब क्या है? आपका इसका प्राइस क्या है? फ्री। बट सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। बट सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है इसका, तो वैसे सॉफ्टवेयर को क्या बुलाएंगे हम? फ्रीवेयर। चलिए बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ओपन सोर्स किसको कहते हैं? वैसा सॉफ्टवेयर जब हम बात कर रहे हैं कि उस सॉफ्टवेयर की सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, तो वो क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है शेयरवेयर। शेयरवेयर होता है जब आपको कुछ सॉफ्टवेयर मिलते हैं ना कि आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फ्रीली उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद उसके लिए पैसे लगेंगे, तो वो क्या हो जाता है आपका? शेयरवेयर। ठीक है। अब ये फॉस का मतलब क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स। वैसा सॉफ्टवेयर जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो, मतलब जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने ना पड़े, साथ के साथ उसके जो सोर्स कोड है वो भी फ्रीली अवेलेबल हो, उसको क्या बुलाते हैं? फॉस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आसान है। स्टैक। स्टैक आपको बेसिकली समझना है ना कि स्टैक किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। लेट से ये एक जार है जिसके अंदर आप कुछ कंचे डाल रहे हैं। एक कंचा मैंने डाला, कंचा नंबर 1, फिर सेकंड कंचा डाला, कंचा नंबर 2, फिर थर्ड कंचा डाला, कंचा नंबर 3। अब जो कंचा आपने सबसे पहले में इन करा था, फर्स्ट इन, FI मतलब फर्स्ट इन, सबसे पहले में जो आपने डाला था वो कब निकलेगा? सबसे लास्ट में, तो लास्ट आउट। तो एक तो ये फॉलो करेगा फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब जो कंचा आपने सबसे आखिरी में डाला होगा, मतलब लास्ट इन, वो सबसे पहले कब? सबसे पहले निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपका स्टैक क्या फॉलो करता है? फिलो या लीफो दोनों ही कह सकते हैं। तो फिलो है, हाँ फिलो है, और लीफो भी है, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसीलिए मल्टीपल आंसर्स करेक्ट। उम्मीद है आपको स्टैक का जो है वो क्लियर हो गया। साथ साथ आप क्यू भी समझ लीजिए। क्यू क्या होता है? एक कतार आप याद कर लीजिए। जब भी आप कहीं ना कहीं लाइन में लगे होंगे, आप या तो फिर स्टेशन पे टिकट लेने के लिए लाइन पे लगे होंगे, या फिर आप कहीं भी मूवीज़ की टिकट के लिए लाइन पे लगे होंगे, तो आपको तो ये चीज़ आपने नोटिस करा होगा, जो व्यक्ति लाइन में सबसे पहले लगा उसको टिकट सबसे पहले मिलेगा, और जो सबसे आखिरी में लगा उसको सबसे आखिरी में मिलेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर लास्ट इन, जो लास्ट में इन किया उसको सबसे लास्ट में मिलेगा, लास्ट आउट। तो क्यू कैसा फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर लास्ट इन लास्ट आउट। ईजी है। वैसे ही इसमें पूछा जा सकता है कि स्टैक के अंदर इंसर्शन किधर से होता है? तो इंसर्शन बैक से होता है, और डिलीशन कहाँ से होता है? फ्रंट से होता है। चलिए ये सारी चीज़ें आपको डेटा स्ट्रक्चर में ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, डैश इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव फ्रॉम अदर एंड। अगर स्टैक का ले लें तो देखिए यहीं से ऐड भी हो रहा है इसी एंड से, यहीं यहाँ से, और यहीं से रिमूव भी होगा। नहीं तो ये तो स्टैक तो नहीं हो सकता। अभी आपको जस्ट क्यू के बारे में बताएं कि क्यू में क्या है? रिमूव एक तरफ से हो रहा है जो सबसे आगे लाइन में लगा हुआ है, और ऐड पीछे से हो रहा है, रेयर से हो रहा है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। अभी जस्ट आपको मैंने क्यू के बारे में बताया, उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नॉट नल। नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं कंस्ट्रेंट्स। जब भी आप एक टेबल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं, फिर उसका डेटा टाइप देते हैं, और फिर आप कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करते हैं। डेटा टाइप
कंस्ट्रेंट क्या होता है वो समझते हैं। डेटा टाइप क्या है, आप उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर कॉलम में किस तरह का डेटा रखने वाले हैं, इंटीजर रखने वाले हैं या कैरेक्टर रखने वाले हैं, वो क्या हो गया आपका डेटा टाइप। अब अगर उन डेटास पे आप कोई लिमिटेशन लगाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सिर्फ उस एट्रीब्यूट के अंदर यूनिक डेटा रहे, यूनिक का मतलब क्या हुआ, कोई भी डेटा डुप्लीकेट ना हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉट नल क्या है, नॉट नल एक कंस्ट्रेंट जो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी डेटा नॉट नल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इंसर्शन इन एन आइटम इनटू अ स्टैक इफ़ इट इज़ नॉट फुल, अगर एक स्टैक फुल नहीं है तो हम उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं और डिलीट करना चाह रहे हैं जब स्टैक खाली ना हो, तो उसको क्या कहेंगे। तो स्टैक के अंदर इंसर्शन को क्या बुलाते हैं, पुश, और डिलीशन को क्या बुलाते हैं, पॉप। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव फ्रॉम अनदर एंड। ये तो अभी जैसे इसके बारे में बात हम लोग कर चुके हैं, ये क्या है, क्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका रिमूविंग रिडंडेंसीज फ्रॉम डेटाबेस मीन्स, अगर आप डेटाबेस से रिडंडेंसी हटाना चाह रहे हैं तो उसको क्या बुलाएंगे, तो इसको हम लोग बुलाते हैं नॉर्मलाइजेशन। अच्छा बताइए रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब होता है वैसा डेटा जो आपका मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आपका लेट से रिपीट हो गया है, या वैसा डेटा जो आपके काम का नहीं है। तो वैसे डेटा का अगर काम ही नहीं है तो डेटा में रख के फालतू का बर्डन क्यों क्रिएट करना। तो ये रिडंडेंसी को हटाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। हाँ एक बात और इससे आप याद रख लीजिएगा, बेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेडिक्स भी बुलाते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का यहाँ पे रेडिक्स पूछा है या बेस पूछा है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10, बाइनरी का 2। ठीक है, और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का आप लोग बेस हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड यूज टू डिलीट इंटायर टेबल, पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए हम कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप। और ड्रॉप किस तरह का कमांड है, ड्रॉप आपका डीडीएल कमांड है। डीडीएल किसके लिए इस्तेमाल होता है, जब भी आपको किसी भी रिलेशन या टेबल के आपके स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग डीडीएल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें डेटा में कोई चेंज करना है, कोई नया डेटा डालना है या फिर कोई डेटा है उसको फेच करना है या उस डेटा में कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएमएल का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो लास्ट C++ की वीडियो आई थी उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी। और जिन लोगों ने एरे पढ़ा होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एरे का। जैसे लेट से मैंने लिखा INT A, 1 डायमेंशनल एरे रखता हूँ मैं, या फिर ये 14 साइज का है, तो इस एरे का नाम अगर आप प्रिंट करवा रहे हो ए, तो ए क्या देता है, ए अपने पहले एलिमेंट का, पहला एलिमेंट मतलब क्या हुआ, ए ऑफ 0 का एड्रेस देता है। तो एरे का नाम अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस एरे का नाम। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। क्या किसी टेबल में डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये तो बहुत सिंपल सा है, हर एक रो अपने एक दूसरे रो, अगर देखिए जैसे मैंने स्टूडेंट का मैं इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ, एक स्टूडेंट नंबर 1, एक स्टूडेंट नंबर 2। अब इन दोनों का डेटा के हिसाब से हम कैसे कंपेयर करेंगे, जब हम दोनों के रो को देखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रो। आसान था ये भी। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 12th बोर्ड के क्वेश्चंस भी हैं बिहार के। तो अगर आपको लग रहा है तो यही सारे बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं। ये जस्ट लास्ट क्वेश्चन भी जो है आपका 12th बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 12th बोर्ड कंप्यूटर साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। द टर्म डैश इज यूज टू रेफर अ रो, रो को और क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग, ट्यूपल के नाम से बुलाते हैं। एट्रीब्यूट क्या हो गया आपका, कॉलम हो गया। इंस्टेंस क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर रिलेशन,
वो पर्टिकुलर रिलेशन कैसा है उसी को बुलाते हैं इंस्टेंस। फील्ड क्या हो गया, हर एक फील्ड मतलब हर एक वैल्यू को क्या कहते हैं, फील्ड। हर एक जो भी उस प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे उस वो वैल्यू प्रेजेंट है आपके किसी भी एक सेल में, वो क्या हो गया आपका फील्ड वैल्यू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एट्रीब्यूट किसके लिए बुलाते हैं, अभी जैसे हमने बात करा कॉलम, ठीक है, और टेबल के लिए रिलेशन, याद रखिएगा। चलिए इसमें से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, एरे, इजी। ट्रीज तो आपके नॉन लीनियर में आ गए, इवन ग्राफ भी आपका नॉन लीनियर में आ गया। कुछ लोग बोलते हैं सर ट्री को तो ऐसा बना सकते हैं, ये भी तो लीनियर है। तो एक बात ध्यान रखिए, ट्री कभी कभी लीनियर हो सकता है, बट अगर इसी में आप ये कह दीजिए कि आप ये लीनियर रहा, नहीं, ट्री कांट बी ऑलवेज लीनियर, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन सब चीज़ों से कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन एसक्यूएल विच कमांड और कमांड्स इज आर यूज टू चेंज और ऐड अ टेबल्स डेटा। डेटा को इसीलिए मैंने कैपिटल में लिख दिया था कि अगर टेबल के डेटा में कोई चेंज करना है तो, या फिर चेंज करना है कुछ नया ऐड करना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, डीएमएल का। आपको इसमें देखना है कि इसमें डीएमएल कमांड्स कौन से हैं। तो इंसर्ट इनटू डीएमएल कमांड है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं। चेंज जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। मॉडिफाई और अल्टर ये क्या है, ये डीडीएल कमांड है, ये स्ट्रक्चर में चेंज करने के काम आते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। ये आपको पता होना चाहिए कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन से कमांड इस्तेमाल होते हैं। अब रिनेम, हाँ डीडीएल कमांड है। रिवोक नहीं, ग्रांट नहीं, ये दोनों कैसे कमांड्स हैं, डीसीएल, ठीक है। अपडेट नहीं, ये भी कैसा कमांड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीएमएल कमांड। तो सिर्फ और सिर्फ आपका डीडीएल कमांड कौन सा है, आपका ऑप्शन 1। पर यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है, तो ये तीनों नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मल्टीपल आंसर्स करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू सेलेक्ट वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेट रो। अब आपको यूनिक रोज चाहिए, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। आसान था, इससे क्या हो, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, डिफरेंस ऐसा कुछ होता नहीं है और डुप्लीकेट भी कुछ होता नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है। अब आया आपका नेटवर्क का क्वेश्चन। फिजिकल लेयर में आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है किस फॉर्म में होता है, बहुत आसान है, बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, सिंपल, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला, ओएसआई मॉडल में कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है एरर फ्री फ्रेम्स के लिए। एरर फ्री फ्रेम्स के लिए, फ्रेम्स किस लेयर में होता है भैया, ये भी आसान है, डेटा लिंक लेयर। तो एरर फ्री फ्रेम्स कहाँ से ट्रांसमिट होता है, आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी। ये भी आसान था। अब ये सारी चीज़ें क्या है ना, आप एक एक करके ओएसआई लेयर के सारे लेयर्स के बारे में पढ़ लीजिए, और इवन ये क्वेश्चन भी आपका शायद से 12th का ही है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इन सबको थोड़ा देख लीजिएगा, हर लेयर पे कैसे कैसे क्या क्या होता है, एटलीस्ट कौन कौन से हार्डवेयर हैं, वो हार्डवेयर किस किस लेयर पे काम करते हैं, हर लेयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, प्रोटोकॉल्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वो प्रोटोकॉल्स के बारे में देख लीजिएगा, कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन सा प्रोटोकॉल का क्या काम है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आसान है कि ओएसआई मॉडल में पैकेट्स कहाँ क्रिएट होते हैं, तो सबसे आसान है नेटवर्क लेयर पे। बस वही है ना कि आप हर लेयर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया कर लिया, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए एकदम बच्चा वाला होगा, एकदम आसान होगा। तो एक बार ओएसआई लेयर का हर एक लेयर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ओएसआई में आपका कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी सेशन को इस्टेब्लिश और टर्मिनेट करने के लिए, नाम ही है सेशन, तो सेशन लेयर। सेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जब दो अलग अलग डिवाइसेस के बीच में कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले उन दोनों डिवाइसेस के बीच में आपका सेशन को इस्टेब्लिश करना, उसके बाद काम हो जाने के बाद उसको टर्मिनेट करना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेशन लेयर। ठीक है, चलिए ये भी आसान था। अब अगला क्वेश्चन सिंपल, एक प्रिंट है जिसके अंदर 5 और 5 के बीच में ऐड है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये दोनों 5 कैसा है, स्ट्रिंग है। जब दो स्ट्रिंग के बीच में हम लोग प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, कॉन्कैटिनेशन।
अगर ये दोनों इंटीजर होता तो 5 + 5 10 आता, पर ये दोनों स्ट्रिंग है तो ये कॉन्कैटिनेट होकर क्या हो जाएगा 55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 55। आसान था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ये भी आसान है, टपल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। टपल्स के अंदर हम किसी भी तरह का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन था कि टपल क्या इंटीजर सिर्फ नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग नहीं, या फिर या तो इंटीजर या तो स्ट्रिंग नहीं, हर तरह का हम लोग एलिमेंट रख सकते हैं टपल के अंदर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी आसान है। अब ये एक टपल है जिसके अंदर क्या क्या है आपका है 4 5 6 7 8 9 3 2 1। अब इसमें 5 से स्टार्ट किया है -1 तक गया है। अब लास्ट इंडेक्स हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए ये 1 आपके रिजल्ट में नहीं आएगा। और फिफ्थ इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका ये 9, तो 9 से स्टार्ट होकर 9 3 2, आसान से ये आपका ऑप्शन बी। ये क्या है आपका स्लाइसिंग है। 5 मतलब फिफ्थ इंडेक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, -1 ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। -1 का मतलब क्या होता है लास्ट से स्टार्ट करते हैं, -1 ये 1 वाला, -2 ये 2 वाला। निगेटिव इंडेक्सिंग राइट से शुरू करते हैं और पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। चलिए ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बाकी अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत इज ट्राइंग टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी बट सॉरी ये शी है, ही इज गेटिंग एन एरर, द गिवन की इज नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ही हैज़ यूज इन द पाइथन। अब आपको इसमें ये चीज़ है कि अगर आपको कोई भी चीज़ डिलीट करना है तो कौन सा कमांड इस्तेमाल करना होगा। तो डिलीट आप डेल की मदद से भी कर सकते हैं और आप पॉप की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा मल्टीपल आंसर्स करेक्ट। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब एक डिक्शनरी है जिसमें एक मंथन कीवर्ड है 34, उसके अंदर वैल्यू है विश्वा है, उसके अंदर 45 है, मयंक है, उसके अंदर 50 है। अब यहाँ पे आपका डिक्ट के साथ क्या पास हुआ है, आपका पास हुआ है 0। 0 क्या है, 0 कोई भी की इसके अंदर नहीं है। तो 0 करके कोई भी की अगर आपके डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो आपको क्या देगा, ये आपको देगा की एरर। नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, यहाँ भी वैल्यू एरर है तो ये भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शन नेम। इसमें आपको आइडेंटिफायर का आइडिया होना चाहिए कि आइडेंटिफायर स्टार्ट किससे किससे कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं और सिर्फ अंडरस्कोर से। इस्तेमाल क्या कर सकते हैं आइडेंटिफायर के नाम में, आप आइडेंटिफायर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्कोर। तो ये सही है, अंडरस्कोर है, अल्फ़ाबेट है और स्टार्ट भी अल्फ़ाबेट से हुआ, सही है। इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है, स्पेस भी अलाउड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सिंबल में एक अंडरस्कोर, तो ये भी गलत है। इसके अंदर हाइफन इस्तेमाल हुआ है, ये भी गलत है। इसके अंदर डिजिट स्टार्ट है, डिजिट से स्टार्ट नहीं है, डिजिट का एंड हो रहा है, तो इससे भी कोई दिक्कत ना, ये भी सही है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें से कौन सा फंक्शन का पार्ट नहीं है। फंक्शन का हेडर हाँ होता है, रिटर्न स्टेटमेंट होता है, पैरामीटर लिस्ट होता है, फंक्शन कीवर्ड ऐसा कुछ नहीं होता है। कीवर्ड की अगर बात करें तो डेफ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कौन सा पार्ट नहीं है ये फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड फंक्शन का पार्ट नहीं होता, डेफ कीवर्ड होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द रिटर्न स्टेटमेंट इज़ नॉट यूज इन द फंक्शन, अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट आप फंक्शन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कुछ भी उस फंक्शन से रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या रिटर्न करता है, वो नन रिटर्न करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। इजी है, नन का मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं। तो जब एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो एक्चुअली में क्या है नन, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राना वॉन्ट्स टू प्रिंट द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज इन द फंक्शन। कोई एक ऑब्जेक्ट है फंक्शन के अंदर, उसकी आइडेंटिटी क्या जानना चाह रहे हैं, तो आइडेंटिटी जानने के लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, आईडी फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी का आइडेंटिटी जानने का करते हैं। जैसे हमको मालूम चल जाता है कि वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे किस मेमोरी लोकेशन पे है। ठीक है अगला क्वेश्चन। निरंजन इज लर्निंग द पाइथन फंक्शन, ही रीड द टॉपिक टाइप्स ऑफ पाइथन फंक्शन, ही रीड दैट फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन द पाइथन लाइब्रेरी इज कॉल्ड। अब ये टाइप ऑफ पाइथन फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें ये जाने कि कोई वैसा फंक्शन
जो पहले से अवेलेबल है वैसे फंक्शन को क्या बुलाते हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग बुलाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब क्या होता है, वैसे फंक्शन जो बने बनाए हैं और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्ट इन फंक्शन को एक और नाम देते हैं, वो है प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, वैसा फंक्शन जो हम लोग खुद ही बनाते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, वो हो गया आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। रेडीमेड फंक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, रीयूजेबल फंक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। एक और है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ फंक्शंस एक जगह रखा हुआ, उसको क्या बुलाते हैं, मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्ट इन फंक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आपको रैंडम फंक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे रैंडेंट है। रैंडेंट का मतलब क्या है कि 3 से 5 के बीच में कोई भी नंबर दे सकता है, या 3, 4 या 5। वैसे ही ये 2 से 3 के बीच में, मतलब 2 या 3 कोई भी नंबर दे सकता है। अब सी क्या है, ए प्लस बी। ए और बी का वैल्यू को ऐड करके दे रहा है, जो भी ये रैंडमली सेलेक्ट करके दे रहा है उसको ऐड करके सी दे रहा है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि सी का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो सी का मिनिमम वैल्यू मतलब ए का मिनिमम और बी का मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 5 या फिर 3। तो 5 + 3 8। तो 5 मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम 8 हो सकता है। आसान है ये। अब यहाँ पे कंफ्यूजन तब होता है ना जब रैंड रेंज की बात आती है। जब रैंड रेंज की बात आएगी ना तो वो लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करता है। मतलब अगर ये रैंड रेंज होता तो 3 और 4 ही आ सकता था, 5 नहीं आ सकता था। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आ सकता था, 3 नहीं आ सकता था। तो वहाँ पे वो चीज़ें डिफर कर जाती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आराम से थोड़ा टाइम लेकर देने वाला था। देखिए अब ये एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन पे तभी जाएंगे हम लोग जब इस फंक्शन की कॉल होगी। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन, यहाँ से। एक कैपिटल आई या स्मॉल एल है, जो भी है उस करके एक लिस्ट है, उसके अंदर 25, 8, 75 और 12 है। अब ये फंक्शन कॉल हुई है और इस फंक्शन के अंदर क्या पास हुआ, ये लिस्ट और 4 पास हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में लिस्ट पास करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होगा वो इस लिस्ट में डिपिक्ट करता है, ठीक है। अब ये लिस्ट पास हुआ है और 4 पास हुआ है, ठीक है। अंदर आए आई इन रेंज एन, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी 4। तो रेंज 4 का मतलब क्या हो गया, 0, 1, 2 और 3। तो ये 3 वैल्यूज आएगी, 4 वैल्यूज आएगी। तो ये लूप कितने बार चलेगा, 4 बार ही चलेगा, ठीक है। इफ़ एम ऑफ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू सबसे पहले 0 आएगी। इफ़ एम ऑफ आई, एम में क्या आया, वो लिस्ट का 0th मतलब 25 की बात हो रहा है। अगर 25 < 30 है, हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है, तो हम लोग इसके अंदर चले आए। तो एम आई डिवाइडेड एम आई इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। इसका मतलब होता है एम ऑफ आई इज इक्वल्स टू एम ऑफ आई फ्लोर डिवीज़न 5। तो एम ऑफ आई मतलब आपके यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। एम ऑफ आई में क्या है 25, 25/5, तो ये क्या देगा 5। तो सबसे पहले इंडेक्स पे क्या चला गया 5। चलिए अब अगर ये चल गया तो क्या आगे देखने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। फिर से ये लूप चलाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब अगला एलिमेंट क्या आएगा 8। 8 < 30 है, हाँ भैया बात बिल्कुल सही है, 8 जो है 30 से छोटा है। तो फिर से यही वाला इफ ब्लॉक चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8/5। तो ये आपको क्या देगा 1। तो 5 के बाद क्या मिलेगा 1। देखिए तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बस यहाँ के बाद ये ऑप्शन मैच कर गया कि 5 के बाद यहाँ पे 2 था और 5 से दोनों स्टार्ट था नहीं। फिर भी आगे हम लोग सबको करके देख लेते हैं ताकि हमको मालूम चल जाए काम हो कैसे रहा है। अगला देखिए 5 के बाद आपका आ जाएगा 8 के बाद आ जाएगा आपका 75। अगला आया 75। 75 क्या 30 छोटा है, नहीं, तो ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। आगे बढ़े एलिफ में। अच्छा 75 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या 0 आता है रिमाइंडर, हाँ बिल्कुल सही है। तो 75 के लिए ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। अब वही सेम चीज़ एम आई इक्वल्स टू एम आई फ्लोर डिवीज़न 3। तो 75 के साथ फ्लोर डिवीज़न 3 है। फ्लोर डिवीज़न हमेशा कैसा रिजल्ट देता है, इंटीजर देता है। तब ये फ्लोट देगा जब कोई भी एक ऑपरेंड फ्लोट होगा तब, नहीं तो हमेशा फ्लोट डिवीज़न आपको इंटीजर वैल्यू ही देता है और नॉर्मल डिवीज़न आपको फ्लोट वैल्यू देता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब 3 दूने 6 और 3 बचे 15, 25 दिए 75। तो आपका ये क्या दे देगा 25। 5 1 के बाद 25, देख लीजिए 5 1 के बाद 25। अब जब इसको नीचे में प्रिंट करवा रहे हैं इसके बाद, तो देखिए एंड के साथ आपका इस्तेमाल किसका किया गया, डॉलर का। तो एंड क्या करता है, अगला जो भी प्रिंट होने वाला है उसको इसके साथ
जोड़ देगा विथ बीच में ये आपका डॉलर साइन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जब उसको प्रिंट कीजिएगा? तो 5 डॉलर का साइन, फिर 1, फिर डॉलर का साइन, फिर 25 एंड सो ऑन। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी। बाकी इसको आप एकदम अच्छे से आराम से खुद से भी एक बार बना कर देखिएगा तो आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। अगर स्टिल इसमें कोई दिक्कत है आप कमेंट में डालिए, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे जो भी आपके डाउट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है अ डैश इज अ बंच ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक। अब बंच ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस ये क्या है? सिंपल सा फाइल है, एक फाइल जिसके अंदर हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, ज्योति डज नॉट नो अबाउट द टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन। ज्योति को टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन के बारे में आइडिया नहीं है। अब वो जानना चाह रही है इनमें से कौन सा है जो टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है, तो आपको बताना है। तो सिंपली डॉट टी किसका है? टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सिंपल है। एक्सटेंशन और नेम दो चीज़ मिलकर एक फाइल बनता है। फाइल का नाम जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये फाइल कौन सा है, और एक्सटेंशन जिससे आप पता कर पाते हैं कि इस फाइल के अंदर रखा हुआ डेटा कैसा होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें अरुणी हैज़ प्लेस्ड द फाइल पॉइंटर एट 4th लाइन। अरुणी अपना फाइल पॉइंटर को ऑलरेडी प्लेस कर चुकी है 4th लाइन पे इन अ टेक्स्ट फाइल। नाउ शी वॉन्ट्स टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन इन दैट टेक्स्ट फाइल। अब वहाँ से वो सारे लाइन पढ़ना चाहती है। तो सारे लाइन्स पढ़ने के लिए सिंपली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रीड लाइन्स का। अब यहाँ पे एक रीड है, रीड से भी हम सारी लाइन पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे 4 पास के मतलब 4 ही कैरेक्टर पढ़ेगा, तो ये गलत है। रीड लाइन से एक ही लाइन पढ़ता है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? एफ डॉट रीड लाइन्स। बस आपको थोड़ा बहुत फाइल हैंडलिंग पता होना चाहिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको आसान हो जाना है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत लोग गलत किए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ओपनिंग फाइल फॉर रीड एंड राइट बोथ। यहाँ पे किस तरह का वो पर्टिकुलर फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल, उसकी बात नहीं किया है। यहाँ पे सिंपली ये पूछ रहा है कि रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। वैसे आप एक्सिस मोड के बारे में बताइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं नहीं, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, और किसको? बाइनरी फाइल को, ये भी नहीं। यहाँ पे आरवी प्लस का मतलब क्या हुआ? रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं इन बाइनरी फाइल। हम तो सिर्फ रीड और राइट की बात कर रहे हैं, बाइनरी टेक्स्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये चीज़ सही हो गया, क्योंकि आर बी प्लस, आर मतलब रीड भी कर सकते हैं, प्लस का मतलब राइट भी कर सकते हैं। तो वही तो हम पूछ रहे थे कि रीड और राइट कौन कर सकता है। बस अब ये बाइनरी में कर सकते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये आर प्लस या प्लस आर दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ? टेक्स्ट फाइल में रीड और राइट दोनों परफॉर्म करना। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, मतलब मल्टीपल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट और इन्वेंशन विल बी प्रोटेक्टेड बाय। अब कोई भी इन्वेंशन वगैरह को प्रोटेक्ट आप किससे करते हैं? पेटेंट से। आसान है। चलिए आगे क्वेश्चन का देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वही आपका एक है आपका स्ट्रिंग और एक है आपका इंटीजर। आप इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं। हमेशा जोड़ने के लिए दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे ये कैसा है? स्ट्रिंग है, ये कैसा है? इंटीजर है। तो डेटा टाइप सेम नहीं, तो क्या आ जाएगा? टाइप एरर। आसान है, जब दो सेम डेटा टाइप को आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, आप अलग अलग दे देते हैं, तो कैसा एरर आता है? टाइप एरर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये भी आसान है। बिन का मतलब क्या हुआ? आप बाइनरी में इसका टाइप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अंदर है 29। बाय डिफ़ॉल्ट हर नंबर को वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लेता है, तो 29 को ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। तो 29 का आपका बाइनरी क्या हो जाएगा? 110101। ठीक है। और बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्टार्ट को कैसे करते हैं? 0B से। वो मैंने हिंट में भी दे रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0B। किस लिए? क्योंकि ये बाइनरी में आ गया अब। और 110101 ये क्या है? इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, आसान था ये भी। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने दिया था इसमें। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई नंबर को किसकी तरह ट्रीट करता है? इंटीजर की तरह। आप इंटीजर को इंटीजर मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को, उसी को इंटीजर में कन्वर्ट करा तो कोई भी चेंज थोड़ी होगा। ये इंटीजर है, उसको इंटीजर में चेंज किए 1101 आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है, वही का वही रह जाएगा। अगर आप कुछ लोग उसको बाइनरी की तरह समझ लोगे, अभी जस्ट बताए, अगर बाइनरी होता वो ऐसा लिखा होता 0B1011, ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा होता तब आप इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में इंटी की मदद से कन्वर्ट करके दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर वही का वही रह जाएगा 1011। ठीक है, आसान था ये भी, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको सिंपली इसको कैलकुलेट करके देना था।
इसमें आपको ये पता होना चाहिए ब्रेसिस का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ये भी ब्रैकेट है, उसके बाद -8 कर देंगे, फिर इस ब्रैकेट के कंप्लीट हो गया तो आपके पास प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों चीज़ें हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रेसिडेंस बराबर होता है, और जब प्रेसिडेंस बराबर होता है तो पाइथन में एसोसिएटिविटी क्या फॉलो होता है, लेफ्ट टू राइट। बस उन्हीं चीज़ का ध्यान रखना था। आप उसको कैलकुलेट करेंगे 27.2 आएगा, करके देख लीजिएगा। अगर स्टिल दिक्कत आए आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसको एक बारी आपको बता देंगे अगर किधर दिक्कत आ रही है। तो बाकी दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, आप फॉलो कीजिए तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें आपको सिंपल सा ध्यान देना था, ये कुछ भी कर रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे स्मॉल एक्स है, यहाँ पे कैपिटल एक्स है। पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं स्मॉल एक्स में, आप ये कैपिटल एक्स को प्रिंट में डाल रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्स नाम का कुछ भी आपने पहले डिफाइन करा ही नहीं है, इसीलिए ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा नेम एरर। ये क्या देगा आपको, नेम एरर, क्योंकि ये नेम जो कैपिटल एक्स है वो तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, और ये इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, नेम एरर। उम्मीद करते ये भी क्लियर होगा। अगला, फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, ENIAC, फैक्चुअल है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A CPU is given instruction and data through programs. The CPU then fetches the program and data from the memory. अब CPU के पास वो इंस्ट्रक्शन आ गया, डेटा आ गया है, अब आगे का काम क्या करेगा, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट परफॉर्म करेगा। तो कैलकुलेशन में CPU दोनों काम करता है, अरिथमेटिक भी और लॉजिकल भी, इसीलिए इसका मल्टीपल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान था। अगला क्वेश्चन, वाइल प्रोसेसिंग, अब CPU एग्जीक्यूट करने के दौरान जो लोकल मेमोरी का इस्तेमाल करता है वो मेमोरी कौन सा है, आसान है। CPU किसका इस्तेमाल करता है, रजिस्टर का इस्तेमाल करता है, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, ये सारे क्या यहाँ पे रजिस्टर्स हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। CPU को क्या बुलाते हैं, CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर भी बुलाते हैं और प्रोसेसर भी बुलाते हैं, तो इसका भी मल्टीपल आंसर्स करेक्ट। तो ये थे आपके मॉक 9 के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे और कुछ आपको एडिशनल पॉइंट्स भी इससे सीखने को मिलेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और आपके साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगे आने वाले वीडियोज़ के साथ आपको और भी नॉलेजेस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।